जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर हमारा मेडिसिन के हेड के अंदर है डिसीज का। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बेसिक्स ऑफ मेडिसिन बताई थी, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया था। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि मेडिसिन को हमने कवर कैसे करना होता है। हमने ऐसे कवर करना होता है कि हम डिफरेंट डिसीजेज देखते हैं। ठीक है जी। तो उन डिजीजेज में जो हैं वो अ, 5 टाइप की डिजीजेज आ जाती हैं। एक आ जाती है डेफिशिएंसी डिजीजेस कि किसी चीज़ की जो है एनिमल की बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई, किसी मिनरल की, विटामिन की, किसी जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो उसकी वजह से वो जानवर जो है डिजीज की हालत में चला गया। इनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। फिर दूसरी टाइप होती है जी वायरल डिजीजेस, जो वायरस की वजह से होती हैं। फिर आ जाती हैं बैक्टीरियल डिजीजेज, जो बैक्टीरिया की वजह से। फिर फंगल डिजीजेज, फंगल की वजह से, फंगस की वजह से। प्रोटोजोअल डिजीजेज, प्रोटोजोआ की वजह से। और मेटाबॉलिक डिजीजेज, मेटाबॉलिज्म में कोई खराबी आई तो उसकी वजह से। अब हमने बारी बारी जो है लेक्चर्स में हर एक टाइप की डिजीज को डिस्कस करना है। उसमें पहले नंबर पे आ रही हैं जी आपकी डेफिशिएंसी डिजीजेज। अच्छा, जो डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं। एक होती है विटामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में, दूसरी होती है जी मिनरल की डेफिशिएंसी, और तीसरी होती है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो न्यूट्रिएंट से मुराद MACRO, मैक्रो से मुराद होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इनकी जो है कमी या ज्यादती की वजह से जो डिजीज होंगी। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली विटामिन की डिजीजेस को डिस्कस करना है कि विटामिन की कौन सी डिजीजेस आती हैं। बाकी जो दूसरी डिजीजेस हैं वो ओवरलैप कर जाएंगी हमारी, कहीं वो मेटाबॉलिक डिजीजेस के साथ, कहीं पर वो किसी और सब्जेक्ट के साथ। हम बेसिकली आज देखेंगे विटामिन की डेफिशिएंसीज को। ठीक है जी। विटामिन, अच्छा, जो विटामिन होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, विटामिन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट के अंदर जो विटामिन हल हो जाते हैं उसको लिए हम एक लफ्ज याद करते हैं, एडक, ADE के, एडक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। इनको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। 4 विटामिन फैट सॉल्युबल हैं और 2 विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं, विटामिन सी और विटामिन बी और सी। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल को हम याद रखते हैं एडक के नाम से। जो पोल्ट्री से रिलेटेड है उनको तो पता ही है कि फार्म में एडक के नाम का एक प्रोडक्ट आता है, वो जो है यूज होता है। ठीक है, और इसमें अब हम जो है पहले चलते हैं विटामिन बी से शुरू करते हैं। ठीक है, विटामिन बी की ये जरा लंबे हैं विटामिन बी, बाकी तो छोटे छोटे ही है ना, एक एक विटामिन ही है बाकी सारा। इन 6 के अंदर ना A B C D E के, इनमें बाकी सारे विटामिन जो है वो छोटे छोटे ही हैं। उनकी वजह से जो सिम्टम्स आती हैं, जो बी का ग्रुप है ना उसको कहते हैं बी कम्प्लेक्स। बी कोई एक विटामिन नहीं होता, बी के अंदर जो है ना वो 8 विटामिन आते हैं, सॉरी 8। ये अगली स्लाइड में देखिएगा। ये एक जो है स्टूडेंट ने कहा है कि फैट सॉल्युबल के लिए IU यूनिट यूज होता है और बाकी के लिए mg। चलें, ये एक अच्छी बात है इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, ये देखिए विटामिन बी कम्प्लेक्स में 8 विटामिन आते हैं। इन्होंने कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही। ठीक है, थायामीन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, पेरिडॉक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड, और उसके बाद लिखा हुआ है बी कम्प्लेक्स सिंथेसाइज बाय अदर मींस और निकोटिनिक एसिड। ठीक है, ये 8 तरह के विटामिन होते हैं। अब इनमें याद, विटामिन में बेसिकली याद आपने क्या क्या चीजें करनी होती हैं। विटामिन का तो एक पहले नंबर पे तो इसका दूसरा नाम याद करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल विटामिन सी को और क्या कहते हैं? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, या विटामिन ई को दूसरा नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? विटामिन ई को कहते हैं टोकोफिरोल, टोकोफिरोल।
जी। तो एक तो विटामिन के अंदर हमने ये चीज याद करनी होती है, और इसकी डेफिशिएंसी के अंदर हमने ये याद करना होता है कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज कौन सी आती है। जैसे आपको पता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी आती है। स्कर्वी एक जो है वो स्किन की डिजीज है। तो ये अक्सर एमसीक्यूज मतलब इधर से आ जाते हैं विटामिन से रिलेटेड ना, कि फलां विटामिन का क्या नाम है और फलां विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज आती है। अच्छा ये देखिएगा, जो थायामीन होता है उसको B1 कहते हैं। उसके बाद ये वाला, इसको B1 भी कहते हैं पहले को। राइबोफ्लेविन को B2 कहते हैं। और पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं B5 को। पायरिडॉक्सिन कहते हैं B6 को। बायोटिन कहते हैं B7 को। और फॉलिक एसिड कहते हैं B9 को। और इसके अलावा निकोटीनिक एसिड कहते हैं B3 को। ये नीचे लिखा हुआ है, इसकी तरतीब ऐसे हो जाती। तो आगे इनको बारी बारी हमने डिस्कस भी करना है, आगे इनके नाम लिखे होंगे आगे स्लाइड्स पे ना। ये जो विटामिन है बेसिकली B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12, ये 8 विटामिन है। इन आठों के आठों का आपको याद होना चाहिए कि दूसरा नाम क्या है, ये रट्टा ही मारना पड़ता है, ठीक है। बाकी सबके तो याद हो जाते हैं, जो है ना, विटामिन ए को क्या कहते हैं, सी को, की ए को, ई को। बी वाले थोड़े से कंफ्यूज कर जाते हैं बंदे को ना, लेकिन ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं। और ये इस नाम से भी बात करता, अगर वो पूछ ले कि फॉर एग्जाम्पल जी राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से क्या होता है। अब आपको पहले ये नहीं पता होगा कि राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, तो आप उसकी कमी का काम मतलब वो तो फिर अगली कहानी है ना। तो इनको हम फिर बारी बारी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स की बात हो रही है। नेमोनिक्स यूज हो सकते होंगे, लोग बना लेते हैं नेमोनिक्स। अगर किसी ने बनाया हुआ है या किसी को पता है कोई नेमोनिक, तो वो बता सकता है कि बी विटामिन बी कम्प्लेक्स के लिए क्या नेमोनिक यूज होता है। ये नेमोनिक्स यूज करना, नेमोनिक्स बेसिकली जिनको पता है जी वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता बता दूं। फार्मूलाज होते हैं याद करने के, ठीक है, कि कोई भी चीज आपने याद करनी है, या ट्रिक कह सकते हैं। अब ये 8 विटामिन है, इनके नाम याद करने हैं ना, आठों के आठों के। तो आप कोई लफ्ज बना लें, कोई वर्ड बना लें, जिसकी मदद से आप इसको स्टडी कर लिया करेंगे। इसी तरह जो है आप अब अगर इसका कोई नेमोनिक होगा, या कोई डेवलप खुद भी कर सकते हैं, हर बंदा अपनी मर्जी से भी बड़े मजे मजे के नेमोनिक्स याद करता है। अच्छा, इन 8 विटामिन को बी कम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो 8 विटामिन होते हैं, उनमें सबसे पहले हम देख लेते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का दूसरा नाम थायामीन है, और इसके अलावा इसको एंजूरिन भी कहा जाता है। तो अब हम सबसे पहले विटामिन B1 को डिस्कस करते हैं, आइएगा। इसमें हम मेन मेन चीजें करेंगे, क्योंकि लेक्चर का 40 मिनट का टाइम होता है, और हमने एमसीक्यू वाइज देखना है। हमने बाकी सारी चीजें जो अहम अहम चीजें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। थायामीन की कमी की वजह से क्या होता है, फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन ऑफ गेट का मसला आता है, चलने में मसला आता है। जो इसकी फॉलिंग, जानवर गिर जाता है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं इंक्रीज हार्ट रेट को, तेज धड़कन को, नहीं सॉरी, कम धड़कन को कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। टैकिकार्डिया कहते हैं धड़कन का तेज हो जाना, और ब्रेडिकार्डिया कहते हैं धड़कन का कम हो जाना। और कार्डियक मसल जो है वो वीक हो जाएंगे। जाहिर बात है, जब कार्डियक मसल वीक हो रहे हैं, उसकी पंपिंग सही नहीं हो रही, तो जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा। और पोल्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पोलीन्यूराइटिस। ये अब याद रखने की है। यहाँ जो चीजें हाईलाइट हुई हुई हैं, बाकी अब ये देखें हॉर्सेज में ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन इन गेट, फॉलिंग और वीकनेस ऑफ कार्डियक मसल, ये वो यहाँ याद रखने की जरूरत है। और ये आया भी है अक्सर कि पोलीन्यूराइटिस किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो आप उसका लगाएंगे थायामीन या B1, या अगर वो सिमिलरली इसको वाइस वर्सा करके पूछ ले, ठीक है, तब भी उस सूरत में B1 की कमी की वजह से नीचे दी गई बीमारियों में से कौन सी होती है, तो आपको पता होनी चाहिए पोलीन्यूराइटिस होती है। इसका अगर आप एक पेज का चार्ट बना लेंगे ना, ये विटामिन का 1 पेजर, आप इसको आराम से कर सकते हैं। एक तरफ विटामिन के नाम लिखें, B1, B2 इस तरह करके, उसके बाद A, C, D, E, K का नाम लिखें,
उसके बाद उसके आगे उसका केमिकल नेम लिखें, उसके बाद उसके आगे लिखें कि इसकी कमी की वजह से क्या डिजीज होती है। तो अमूमन पेपर में 1-2 नंबर का आ जाता है इसके अंदर से, तो एक पेज के अंदर आपका जो है 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो पोलियो एनसेफलोमलेशिया ये बता रहे हैं, तो पोलीन्यूराइटिस के अंदर ही आ जाएगा वो, क्योंकि पोली मैंने ज्यादा मतलब काफी सारे न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन। और इसके अलावा चिक्स में ये कहता है स्टार गेजिंग पोस्चर आता है। स्टार गेजिंग पोस्चर, अच्छा एक बीमारी, वायरल बीमारी में भी स्टार गेजिंग पोस्चर आता है बर्ड्स में। वो कौन सी बीमारी होती है? अगर वो के वायरल बीमारी, जी, एनडी, न्यू कैसल डिजीज, रानी खेत की बीमारी में भी स्टार गेजिंग पोस्चर आता है। ठीक है, किस वजह से आता है? आता किस वजह से? पैरालिसिस? किस चीज का पैरालिसिस? पैरालिसिस ऑफ नेक मसल पैरालिसिस। ठीक हो गया, ये पूरा जवाब है ना। और ये देखें जैसा कि इधर भी लिखा है कि पोलीन्यूराइटिस, जहां पे जो चीज लिंक कर रही है न्यूरॉन्स के साथ, आपके जो सिस्टम है, आप जिसको कह सकते हैं नर्वस सिस्टम के साथ, वो उसका प्रॉब्लम होगा तो स्टार गेजिंग का इशू आएगा। ठीक है, अब एनडी के अंदर बेसिकली यहाँ पे, अब चलो उसकी बात छिड़ पड़ी है तो एक एमसीक्यू के हवाले से भी डिस्कस कर लें। न्यू कासल डिजीज में बर्ड्स में जो एनडी होती है, उसमें कौन कौन से सिस्टम हिट होते हैं? ये आ जाता है नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, ये 3 सिस्टम हिट होते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हिट होता है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम हिट होता है, और उसके बाद जो है वो तीसरा नर्वस सिस्टम भी हिट होता है। तो खैर, हम यहाँ पे जो है वो विटामिन बी 1 को डिस्कस कर रहे थे, थायामीन को डिस्कस कर रहे थे, और उसकी वजह से हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम आते हैं। आगे जाइएगा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ट्रीटमेंट इसके अंदर थायामीन सोल्यूशन का, जारी बात है जब कमी थायामीन की हुई भी है तो इंजेक्शन भी थायामीन का लगेगा। यहाँ पे डोज वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं, करेंगे भी तो ये याद नहीं रहनी। आगे चलिए, विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, ये ना हो कि हमारा फिर जो है वो लेक्चर जो है वो रह जाए। तो अब बी 2 विटामिन का दूसरा नाम राइबोफ्लेविन है। ठीक है, इसको कमी की वजह से कौन सी बीमारी होगी? उसको कहेंगे हाइपोराइबोफ्लेविनोसिस। जाहिर बात है, हाइपो कमी को कहते हैं, हाइपर ज्यादा को कहते हैं। कमी की वजह से वो कहता है कि विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी को हाइपोराइबोफ्लेविनोसिस भी कहा जाता है। अगली स्लाइड पे आइएगा, ये कहाँ पे अहम है राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2? ये जी अहम है सेलुलर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। सेलुलर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस क्या होता है कि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस सेल लेवल पे हो रहा है, ये उसके अंदर अहम है। और वो बता रहा है वो कि इन नेचुरल कंडीशन इसकी डेफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि जो ग्रोइंग ग्रीन प्लांट है और एनिमल की प्रोटीन है वो वैसे ही इसका गुड सोर्स है। और इसके अलावा ये एनिमल की एलिमेंट्री ट्रैक्ट में भी माइक्रोफ्लोरा के जरिए पैदा होता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सारी दाएं बाएं की चीजें ही हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये विटामिन एलिमेंट्री ट्रैक में कौन सा विटामिन माइक्रोफ्लोरा की वजह से पैदा होता है, तो वो है विटामिन बी 2। ठीक है, और बी 2 का दूसरा नाम राइबोफ्लेविन है। और इसकी जो है कमी की वजह से क्या होता है? कर्ल्ड टो पैरालिसिस। कर्ल्ड टो पैरालिसिस होता है, क्लब्ड डाउन फीदर होता है। ये 2 टर्म अब याद रखिएगा, ये पैथोगनोमिक हैं राइबोफ्लेविन की कमी के साथ। ये ऊपर वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसके जो है जो टो हैं, जो इसके पंजे हैं वो मुड़े हुए हैं, इसको कहेंगे कर्ल टो पैरालिसिस। और ये नीचे वाली पिक में आप देखिएगा क्लब डाउन फीदर। ये एक मतलब आप लगा लें फीदर्स की बीमारी आप लगाने के है। इसमें फीदर प्रॉपरली ग्रो नहीं करते, फीदर की लेयर्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो अपीयरेंस बर्ड की थोड़ी अजीब सी बन जाती है, जैसे मोगेम्बो होता है ना वैसी शक्ल लगने लग जाती है। अब ये देखने कैसा सा मासूम सा है, लेकिन कैसा लग रहा है।
गुस्से से भी देख रहा है। थायामीन, इसको राइबोफ्लाविन ने ना डाला था, गुस्से से ही देखना फिर उसने। तो राइबोफ्लाविन के दो पैथोग्नोमिक साइन कौन कौन से हो गए, एक तो कल्ट ऑफ पैरालिसिस और दूसरा क्लब्ड डाउन फीदर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, अभी चाहे नहीं भी याद हो रहा, अभी थोड़ा सा समझ लें, और बाद में आपने इसका एक पेज बनाना है, 1 पेजर। विटामिन का लिखना है ये है, इसका दूसरा नाम ये है, इसके पैथोग्नोमिक साइन ये हैं, और ये विटामिन इस चीज में यूज होता है। बस सिंपल सी चीज है। आगे आइएगा, निकोटीनिक एसिड। ठीक है जी, इसको नायासिन भी कहते हैं और B3 भी कहते हैं। और जो निकोटीनिक एसिड की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हाइपोनायासिनोसिस होता है, ये तो जनरल सी बात है। तो बी यहाँ याद रखने की बात ये है कि विटामिन B3 को निकोटीनिक एसिड भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसकी वजह से जो है बीमारी क्या होती है। नायासिन जो है अगर कम हो जाए, जो पोल्ट्री के अंदर ब्लैक टंग या डॉग्स में भी ब्लैक टंग हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वो है जी पेलेग्रा। इंसानों में जो प्लेग्रा या प्लेग्रा की बीमारी है वो 3 साइन करती है, डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस। 3 Ds इन ह्यूमन। अब डिमेंशिया देखें, डिमेंशिया होता है याददाश्त का कमजोर होना। तो अब जानवरों में याददाश्त कमजोर होगी, ये तो अब पता चलाना है ही मुश्किल काम। तो इधर 3 D जो डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस लिखा हुआ है, ये ह्यूमंस के हिसाब से लिखा हुआ है। अब पहले, उससे पहले भी हमें ये देखना पड़ेगा प्लेग्रा होता क्या है, जो इसकी वजह से होता है। प्लेग्रा जो है वो ये एक बीमारी का नाम है, आप सिंड्रोम टाइप समझ लें। इसमें स्किन डिस्टर्ब हो जाती है एनिमल की, और डायरिया लग जाता है, और ब्रेन थोड़ा सा इफेक्ट होता है। लेकिन जानवरों में तो लाशऊरी, मतलब इस तरह की नहीं, जैसे शऊरी एक ताकत है इंसानों में, वो तो नहीं मतलब होगी। तो बेसिकली वो पूछेगा B3 की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए, एक पेलेग्रा होता है, दूसरा ब्लैक टंग होती है। ठीक है, डॉग्स और पोल्ट्री के अंदर विटामिन B3 की कमी की वजह से। आगे चलिएगा, ये क्लिनिकल साइंस लिखे हुए हैं, इसमें पिग्स वाले याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो लिखे हुए हैं इसको चाहे आप क्रॉस कर दें। उसके बाद चिक्स में देखिए कि हुक डिसऑर्डर या पिरोसिस होता है। पिरोसिस किसको कहते हैं, अब ये टर्म भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पिरोसिस एक बीमारी है जिसमें बोन, जो लेग्स है ना, उसकी बोन डिफॉर्मेटिव होती है। जो लेग की है, इसका जो पंजा होगा वो डिफॉर्मेटिव ग्रोथ होती है उसकी, उसको हम हुक डिसऑर्डर कहते हैं। हॉक डिसऑर्डर, ये जॉइंट जो उसका होगा ना, उसमें लेग में, वो डिफॉर्मेटिव होगा, सही तरह से जो जोड़ है वो नहीं होगा। तो उसकी टांग या दाएं को निकली होगी या बाएं को निकली होगी। ठीक है, जिसे हेलीकॉप्टर चिक भी कहते हैं हम, हैचरी में जो जिसको कर देते हैं, आगे नहीं भेजते। ट्रीटमेंट में वो डिफरेंट डोजेज दी हुई हैं। ठीक है, अब पहली 2-3 लाइन पिग्स की दी हुई हैं डोजेज, ये नहीं देखने की जरूरत। अगर ज्यादा आपकी अच्छी है मेमोरी और आप याद रख सकते हैं, तो इधर ये डोज, एक वैसे डोजेज आती हैं पेपर में ना, लेकिन ये याद नहीं मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा रखी जा सकती। और डोजेज वो ज्यादातर मशहूर चीजों की पूछ लेता है, मशहूर मेडिसिन की पूछ लेता है। ठीक है, कि फला एक्टिनोबैसिलोसिस में ये चीज यूज होती है तो इसकी डोज क्या है। वो इस तरह डोजेज आती जरूर है, तो उसको एक दफा पढ़ लिया करें, वहां पे एजुकेशनल गेस लगने का चांस ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक चीज को आप याद रखेंगे, अब एग्जैक्टली ना याद रखें कि इसके अंदर 27 mg है, इसमें 11 mg है, लेकिन एक रेंज याद रख लेंगे। यार mg वहां पे देता है 5 ग्राम की डोज। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 5 ग्राम की डोज नहीं है या 10 ग्राम की डोज नहीं है, जस्ट 10 mg की डोज है। ठीक है, और अगर वहां पे उसने बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिया हुआ, लेकिन आपको पता हुआ यार इसकी अमाउंट तो सिर्फ mgs में थी, तो वहां भी आप पिक करके जो आंसर लगाएंगे वो आपका ठीक हो जाए। ठीक है, तो ड्रग की डोजेस को खैर हम मतलब और अभी देख लेंगे फार्माकोलॉजी वगैरह में। ये हम बात कर रहे हैं विटामिन B3 की, जिसका नायासिन भी कहते हैं हम।
ये विटामिन B3 पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं विटामिन B5 को, B5 को कहते हैं। यहाँ जो है B3 लिखा है, ये गलत। B3 तो नायासिन को कहते हैं। बी कोई विटामिन कोई भी नहीं होता है, इसका नाम है, ठीक है। ये और जो इसकी वजह से साइन होते हैं, एक आता है पैची एलोपेशिया। एलोपेशिया का टर्म हमने कल भी पढ़ा था, लॉस ऑफ हेयर्स, ठीक है। लॉस ऑफ हेयर जहाँ पे होते हैं, बाल का ना आना, कोटिंग का ना आना, जो ऊपर को एलोपेशिया कहते हैं। तो इसकी कमी की वजह से जो है विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड की कमी की वजह से पैची एलोपेशिया होता है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो जाता है। कोलाइटिस जो कोलोस, ठीक है। मास्टाइटिस, आइटिस आया तो इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर, ठीक है। फेलेबाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन। जहां आइटिस का लफ्ज आता है वहां वो लफ्ज आप पिक करेंगे कि वो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे लफ्ज आ रहा है कोलाइटिस, तो कोलाइटिस का मतलब है कोलोन की इन्फ्लेमेशन। कोलोन क्या चीज है? कोलोन इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। एनिमल की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, उसका ये पार्ट होता है कोलोन। अच्छा, इसकी अब रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो असल पॉइंट है जो याद रखने का, कि इसकी कमी की वजह से स्पास्टिक गूज स्टेपिंग गेट हो जाती है। कि एनिमल जैसे जो है गूस चलता है, ये परिंदे का नाम है, स्टेपिंग गेट के साथ एक एक कदम रख के, एक एक कदम रख के उस तरह चलना लग जाएगा। आप कहेंगे पता नहीं ये म्यूजिक सुन के एनिमल डांस कर रहा है, लेकिन वो डांस नहीं कर रहा होगा, वो बेसिकली उसके अंदर विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड की कमी हुई होगी। आगे चलिएगा। इसके ट्रीटमेंट में वो बता रहा है कि इतनी अमाउंट में जो है ना वो इंजेक्ट कर देना है बॉडी वेट के हिसाब से। ये अगर मैं आपको पढ़ के बता भी दूं तो अभी फिलहाल याद कोई नहीं रहता, किसी ने रट्टा मारना हो तो जरूर मारता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बायोटीन, ठीक है। बायोटीन को B7 भी कहते हैं। ये कुछ पॉइंट जो यहाँ नहीं लिखे स्लाइडों में ना, ये लिख लिया करें, और बल्कि एक बच्चा लिख के इसको ग्रुप में शेयर कर दे तो वो ज्यादा बेहतर रह जाएगा। B7 या रिकॉर्डेड जब आपके पास आए तो उसकी मदद से रिकॉर्डेड अगर आपका दोबारा दिल करे सुनने का। वैसे अब मैंने देखा अब बच्चों के पास टाइम ट्यून कोई नहीं होता, हर बंदा ही जो है ना बड़ा बिजी है और नवाब तबीयत का है, असाइनमेंट भी नहीं भेजते लिख के। अच्छा, बायोटिन जो है उसको B7 कहते हैं, ठीक है। या विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन H का आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अगर कहीं आ जाए कि विटामिन H किस विटामिन को कहते हैं तो वो बायोटिन या B7 को कहते हैं, ठीक है। ये याद रखने की इसमें चीज है। हर विटामिन में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी डिटेल से परेशान नहीं होना, जस्ट दो दो तीन तीन चीजें याद रखनी है, वन लाइनर बनाएं और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो डिस्कस करने से ये होता है कि पॉइंट्स बीच में से निकल आते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज निकल आती हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वो MCQ के हवाले से हमारा मजीद बेहतर चीजें हो जाती हैं। तो ये जो है जी आपका बायोटिन, ये है इम्पोर्टेंट किस चीज के लिए? नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ कैराटीन, वूफ हार्म और टिश्यू के लिए, जो डिफरेंट जगहों पे एपिडर्मल सेल, एपिडर्मस आपको पता है स्किन के जो सेल होते हैं उसको कहते हैं। और जहां जहां पे प्रोडक्शन ऑफ कैराटीन आ रही है या टिश्यूज वगैरह आ रहे हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है ये उसको फिर हिट होती है अगर इसकी कमी हो जाएगी जिस एनिमल के अंदर। क्रैक्ड फीट भी इसको कहा जाता है, कि जो उसकी जैसे खुर वगैरह हैं जानवर के, उसमें क्रैक आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो अपर लेयर है उसकी एपिडर्मस की, वो इसकी वजह से मुतासर होती है। ये वाली इतनी लंबी याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये हेपेटिक ग्लूकोजेनेसिस, ये प्रोसेस का नाम है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। सिंपली अगर आप वन लाइनर इसको याद रखना चाहें ना, कि B7 की कमी की वजह से क्या होता है, तो जी इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो जो एपिडर्मल फॉर्मेशन है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो लीवर अमूमन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता ही होता है। तो ये जो हेपेटिक ग्लूकोजेनेसिस का लफ्ज लिखा हुआ है वहां पे ये लीवर की डिस्टर्बेंस हो जाएगी फंक्शनिंग, और उस फंक्शनिंग की डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, जो कैराटीन और बॉडी के ऊपर के एपिडर्मस है वो डिस्टर्ब होगी आपकी। अच्छा, ये चीज होगी इसकी बीमारी से रिलेटेड।
B7 की। अब आए इस वाली तरफ, एविडिन। एविडिन एक चीज होती है, एक प्रोटीन होती है जो कि इनहिबिटर ऑफ बायोटिन है। ये पॉइंट याद रखने का है यहाँ पे इस स्लाइड में, ये वाला पॉइंट याद रखने का है कि एविडिन, अंडे के अंदर जो हम एग खाते हैं ना, उसके अंदर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है एविडिन। अब कई लोग क्या कहते हैं, कच्चा अंडा खाते हैं बड़े शौक से। पहलवान हजरात तो आम तौर पे ज्यादातर खाते हैं, वो दूध के अंदर डालेंगे और वो कच्चे अंडे खा लेंगे। कई लोगों को वैसे भी शौक होता है। तो जो कच्चा अंडा होता है ना, उसके अंदर एविडिन मौजूद होती है, और वो जाके इनहिबिटर है बायोटिन की, तो जिसम में बायोटिन की बायो अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगी एविडिन। इसलिए अंडे को जब भी खाना चाहिए, पका के खाना चाहिए। ठीक है। पकाने से क्या होता है, जब उसको कुक करते हैं तो ये जो एविडिन है, जो इनहिबिटर है बायोटिन का, वो डी नेचर हो जाता है। क्योंकि एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन टेम्परेचर में डी नेचर हो जाती है एविडिन। और लेकिन अगर एक अंडा रॉ हालत में मौजूद है, खाम हालत में मौजूद है, टेबल एग की सूरत में मौजूद है, तो उसको अगर आप खाते हैं कच्चे अंडे को, तो उसके अंदर एविडिन मौजूद होगा और वो आपके बायोटिन पे असर करेगा। ठीक है। आपके बायोटिन की प्रोडक्शन, B7 की प्रोडक्शन को रोकेगा, उसको इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से आप में बीमारी आ सकती है। इसलिए अंडे को हमेशा खाना चाहिए उबाल के या फिर पका के, ताकि जो है वो ये प्रॉब्लम ना आए। जी, आगे चलते हैं। लेक्चर कितने पे एंड होना है हमारा? 8:45 पे शुरू हुआ था, तो 9:25 पे एंड होगा। 10 मिनट का लेक्चर रहता है। ठीक हो गया। ये जो है क्लिनिकल साइंस भी कुछ दिए हुए हैं। ओह सॉरी, ये ना बटन दबने का बड़ा मसला आता है। कुछ क्लिनिकल साइंस दिए हुए हैं, उसमें देखिएगा कि ये जो रेड कलर के दिए हुए हैं ना, उसको आप जस्ट हाईलाइट कर लीजिएगा कि पिग्स के अंदर कैंगरू सीटिंग पोस्चर आ जाता है। ठीक है। अब बेसिकली वैसे पिग्स में से हमारे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए ना पाकिस्तान में से, मतलब हमारा इससे नहीं, लेकिन बीइंग ए वेटनेरियन आपको पता होना चाहिए। और बीइंग ए, हम चूंकि कॉपी करते हैं इंडियन बुक्स को, तो हो सकता है वो कॉपी पेस्ट करते हुए ये MCQ दे दे कि पिग के अंदर जो है वो विटामिन B7, या जिसको हम बायोटिन भी कहते हैं, उसकी कमी की वजह से क्या होता है जी, कैंगरू सिटिंग पोस्चर। वो कैंगरू की तरह बैठ जाएगा। बर्ड्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी, माइक्रोमेलिया या पैरेट वीक। कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी से मुराद वही पेरोसिस को कहते हैं, हड्डियों का प्रॉब्लम है। माइक्रोमीलिया जो है वो स्केलेटल इशू है, स्केलेटन सिस्टम का। लेकिन अभी आप ये मतलब जस्ट टर्म्स देख लें, डिटेल के अंदर इसकी मजीद नहीं जाने की जरूरत। पैरेट बीक ज्यादा अहम है इनमें जो वर्डिंग है। ठीक है। ये बर्ड की जो है ना, वो बीक पैरेट की तरह की हो जाएगी। पैरेट की तरह होने से क्या मुराद है, पैरेट की ऐसे मुड़ी भी बीक होती है ना, तो इसकी कमी की वजह से बर्ड्स में 3 साइन आते हैं। कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी मैंने आपको बताया है, ये हड्डियों का मसला होता है। इसको हम पेरोसिस भी कहते हैं, जो मैंने पीछे बताया था आपको। पेरोसिस भी इसी का दूसरा नाम है कि वो जो हुक ज्वाइंट है ना, वहां से मसला बन जाता है, उसकी टांग टेढ़ी सी हो जाती है। माइक्रोमीलिया दूसरा लफ्ज है। माइक्रोमीलिया स्केलेटल इशू है। ठीक है। स्केलेटन डिफॉर्मिटी है। और तीसरा पैरेट वीक। पैरेट वीक के अंदर वो चूंच मुड़ जाएगी बर्ड की, तो वो हो जाएगा। स्लिप टेंडन भी कह सकते हैं। लेकिन हम बेसिकली मतलब जो वर्ड मतलब बुक्स में लिखे हैं ये उसको कहते हैं ना, वो हम उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे, तो उसने पेपर वहां से उठाना है। अच्छा, ट्रीटमेंट के अंदर आ गया। ट्रीटमेंट को आप स्किप कर सकते हैं इस स्लाइड्स में, जो मैं आपके साथ डिस्कस शेयर करूंगा जी। उसके बाद आ जाता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है ना, इसको B9 कहते हैं। B9 विटामिन भी कहते हैं। B9। ठीक है। और इसकी कमी की वजह से हम देख लेते हैं कि क्या हालात होते हैं, क्या वाकयात होते हैं। फोलिक एसिड आप लोगों को पता है एनीमिया से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है।
और फीमेल्स को मोस्टली पता होगा कि जब ये इश्यूज आते हैं, मतलब फीमेल्स के साथ होती हैं घरों में इस तरह प्रेगनेंसी वगैरह, तो जब फीमेल को ब्लड वगैरह का प्रॉब्लम बने तो डॉक्टर अमूमन फोलिक एसिड लिखते हैं। ठीक है, तो ये वही फोलिक एसिड होता है, इसको हम B9 भी कहते हैं, और ये एनीमिया से रिलेटेड है। बस आपने इतनी सी चीज़ याद रखनी है इसमें, मज़ीद आपको ये ट्रीटमेंट डोजेज़ और ये बाकी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिएगा। उसके बाद आ जाता है जी ये विटामिन B12 सायानोकोबाल्मीन। इसका नाम तो बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं और प्रैक्टिशनर हज़रात जो होंगे वो ये फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। ठीक है, B12 को, सायानोकोबाल्मीन को। ये नर्व्स से रिलेटेड होता है, ये जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, जो मसल्स वगैरह हैं, उसको ये जो है स्ट्रेंथन करता है। और अगली स्लाइड पे आइएगा, यहाँ पे कोई अहम बात नहीं है। इसमें बस आपने B12 में ये क्लिनिकल साइंस एनोरेक्सिया, सेसेशन ऑफ ग्रोथ, लॉस ऑफ कंडीशन लिखी है। यहाँ पे आपने जो अहम इसकी कंडीशन है वो याद रखनी है, मस्कुलर वीकनेस जस्ट। क्योंकि हमने लेंथी नहीं देखना, हमने जस्ट देखना है चीज़ों को ऑब्जेक्टिवाइज। तो इधर अहम ये पॉइंट है कि जो B12 है वो क्या करता है, मस्कुलर वीकनेस करता है, मसल्स से रिलेटेड है, ये नर्व्स से रिलेटेड है। नर्व जो है वो क्योंकि मसल्स में जाती हैं, ब्रेन की ताकत की वजह से ही, नर्व्स की ताकत की वजह से ही मसल्स मूव होते हैं ना, तो ये नर्व और मसल से रिलेटेड होता है B12। ठीक है, बाकी ये इसकी डोज वगैरह आप छोड़ भी सकते हैं। और इसकी जो डेफिशिएंसी है B12 की, उसकी वजह से क्या होगा, नर्व डैमेज हो जाएगी, नर्व डैमेज, मसल डैमेज। ठीक है, कोबालमिन के टीके भी लगते हैं जिनके मसल जो हैं वो वीक हो गए हों। अच्छा, ये हमने जो विटामिन है वो डिस्कस कर लिए, जो बी कॉम्प्लेक्स था। अब बी कॉम्प्लेक्स के बाद हम बाकी विटामिन की तरफ भी आते हैं। बी के अंदर हमने 8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पैरिडॉक्सिन और B9 फोलिक एसिड और B12 जो है B12 साइनोकोबाल्मिन। ये हमने 8 विटामिन डिस्कस किए बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं विटामिन सी की तरफ। और विटामिन बी सी को एक तरतीब में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों विटामिन जो हैं ये वाटर सोलोबल हैं। आपको पता है विटामिन सी वो आप पानी में डुबो के भी पीते होते हैं, वो विटामिन सी की गोलियां आती हैं, तो ये वाटर सोलोबल होते हैं। बाकी जो 4 विटामिन है वो वाटर सोलोबल नहीं, फैट सोलोबल है। तो पहले हमने मतलब आज जो डिस्कस किए, और मेरा ख्याल है हम सिर्फ ये वाटर सोलुबल विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स और सी को डिस्कस कर पाएंगे आज तक। तो जो फैट विटामिन जो दूसरे हैं एडिक, उनको हम कल देख लेंगे। ये मीटिंग मेरा ख्याल है 5 मिनट में ना एंड हो जाएगी। तो इसकी तरफ आइएगा, विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी का वो बता रहा है, इसकी स्लाइडें देख लेते हैं, क्योंकि जहां हमने सिर्फ विटामिन बी को इतना सारा टाइम दे दिया एक विटामिन को, लेकिन वो चूंकि कॉम्प्लेक्स था उसके आगे 8 थे, तो बेचारे विटामिन सी का क्या कसूर है, इसको टोटल पढ़ लेते हैं। एक तो ये जो इसका सोर्स है वो क्या है जी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और ये सिंथेसाइज होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट ऑफ ऑल स्पीशीज। और इसका जो है एसेंशियल क्यों है ये, कनेक्टिव टिश्यू की इंटेग्रिटी के लिए। और इसका अगला फंक्शन क्या है, आगे देखिए, ये कोलेजन को प्रोड्यूस करता है। और इसकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्कर्वी। स्कर्वी एक डिजीज का नाम है, और पुराने जमाने में इंसानों में खासकर बहुत सारे लोग विटामिन सी की कमी की वजह से मर जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि विटामिन सी की कमी हुई है और उनको स्कर्वी हुई है। ठीक है, जो गलती से खा लेता था कोई सिट्रस फ्रूट तो वो बच जाता था। इसकी अलामत में स्कर्वी एक बीमारी है, इसकी अलामत में जिंजीवाइटिस होता है। अब यहाँ वाइटस का लफ्ज, आइटस का लफ्ज आ गया, तो आपको पता है इन्फ्लेमेशन ही होगी कोई। और जिंजीवाइटिस जो है वो गम्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, मसूड़े सूज जाना, मसूड़ों में से ब्लीडिंग आना, उसको कहते हैं जिंजीवाइटिस। तो एक तो जिंजीवाइटिस का मसला आता है, इसके अलावा अनीमिया का मसला भी आता है इसके अंदर ना, स्कर्वी। इसमें भी डिफरेंट साइन होते हैं स्कर्वी डिजीज में, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, एक तो ब्लड की कमी हो जाएगी और दूसरे नंबर पे जिंजीवाइटिस हो जाएगा, गम्स स्वेलो कर जाएंगे। ठीक है,
और क्योंकि विटामिन सी स्किन से रिलेटेड है तो डर्माटोसिस हो जाएगी यंग काफ्स के अंदर, डैंड्रफ आना शुरू हो जाएगा, और आगे इसकी उसने डोजेस बताई नहीं है कि इतनी इतनी डोज लेनी चाहिए। यहाँ मेन याद रखने की चीज अब विटामिन सी के अंदर क्या थी कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एक तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है जी, विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी और डर्माटोसिस। स्कर्वी अलग डिजीज है, डर्माटोसिस अलग डिजीज है। ठीक है, डर्माटोसिस स्किन से रिलेटेड डिजीज हो गई। स्कर्वी क्या डिजीज है जी, स्कर्वी डिजीज है एक जिसके अंदर आपके गम्स स्वेलो कर जाते हैं और आपकी बॉडी में अनीमिया हो जाता है, उस डिजीज को हम कहते हैं स्कर्वी। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर याद रखने की थी विटामिन सी के अंदर। तो आज का मैं लेक्चर के अंदर बता देता हूँ कि हमने जो है बेसिकली क्या देखा। शुरू से हमने आज डेफिशिएंसी डिजीजेस को डिस्कस किया कि कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से भी बॉडी में डिजीजेस हो जाती हैं। उसमें कुछ जो हैं वो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, कुछ मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। उसमें से फिर हम फर्दर उसके सब टॉपिक में गए। फर्दर सब टॉपिक क्या था, विटामिन की डिजीजेस। फिर हमने विटामिन देखे कि विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन बी सी और फैट सॉल्युबल एडेक एडीई के। उसमें से फर्दर फिर हमने विटामिन बी और सी उठाए आज के लिए। बी और सी विटामिन में हमने देखा कि इनकी कमी की वजह से क्या कौन सी डिजीजेज होती हैं, इनके दूसरे केमिकल नेम क्या हैं, पैथोगनोमिक साइन इसके क्या हैं, और इनके क्या यूजेस हैं। इस सारे लेक्चर को आपके साथ मैं फाइल शेयर कर दूंगा। अपनी आसानी के लिए आप वन पेजर बनाएं, और जो बना ले वो ग्रुप में भी सेंड कर सकता है बाकी लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, ये था हमारा जी आज का लेक्चर। बाकी जो असाइनमेंट्स के हवाले से है जनरल नॉलेज की और आपकी इसकी वेटनी साइंसेस की, वो मैं फिर आपको ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ, और कौन कौन से पेपर और कौन कौन से कितने कितने एमसीक्यू हर बंदे ने करने हैं।